नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के जाने माने एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता और हाल ही में कार्य परिषद के सदस्य बनने वाले विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के नए सदस्य चंद्रशेखर रायकवार जी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। रायकवार जी, ये बताएं कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद का सदस्य आपको क्यों मनोनीत किया गया? आप तो पेशे से वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद तो आप हैं नहीं, क्यों आप कार्य परिषद में मनोनीत हुए? चूंकि विश्वविद्यालय कार्य परिषद में सदस्य मनोनयन का यहाँ संबंध है, सदस्य मनोनयन के संबंध में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम जो है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा से ही संबंधित कोई पर्सन होना चाहिए। कार्य परिषद में विभिन्न विधाओं से, विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी समय समय पर लिया गया है और लेते हैं, और उसी कारण शायद महामहिम महोदय ने शायद विधि क्षेत्र से इस बार जी मुझे उपयुक्त समझा होगा और इसीलिए मुझे कार्य परिषद में लिया। काफी पहुंच लगती है, कई लोग अपनी सिफारिशें करवाते हैं कुलाधिपति जी के पास कि मेरा मनोनयन हो जाए। आपने भी ऐसा कुछ सिफारिश लगवाई थी? नहीं, ऐसे तो मैंने कुछ नहीं, बस ये इच्छा थी कि चलो ठीक है, कार्य परिषद है, उसमें इंदौर के रहे हैं, पले बड़े हैं यहीं पे, और चूंकि खिलाड़ी भी रहा हूं मैं फुटबॉल में, विश्वविद्यालय का अनेकों बार प्रतिनिधित्व और नेतृत्व भी किया है, शिक्षा से जुड़ा भी रहा हूं। इस वजह से ये विचार था कि कम से कम चलो विश्वविद्यालय में कार्य परिषद में आए तो कुछ काम करेंगे, और इसी विचार के साथ आगे बढ़े। और इंदौर विश्वविद्यालय की साख लगातार नीचे गिरती जा रही है, ऐसे में आप क्या करने वाले हैं कि विश्वविद्यालय की साख थोड़ी ऊपर जाए? एक कार्य परिषद के सदस्य के नाते आप क्या कोशिश करने वाले? चूंकि विगत समय में ये बात सही है कि विश्वविद्यालय की साख में गिरावट आई है, पर चूंकि जिस हिसाब से आई है उतना नहीं है। अभी तक यही हुआ कि समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से जो किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के बताया गया, जबकि ठीक है, हुआ है जरूर कि स्टूडेंटों ने घेराव कर दिया है, समय पे रिजल्ट नहीं आया है, ऐसी कई चीजें हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। पर बाजार में उस चीज को क्या होता है कि अगर मान लो कोई चीज 15% हुई है तो उसको सीधे सीधे 30% दिखा देते, तो आम जनता में ये हुआ है कि विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हुआ है। परीक्षाएं आमतौर पर परीक्षा वक्त पे हो जानी चाहिए, कितने दिन परीक्षा लेट हो तो आप उसको सामान्य बात मानेंगे? नहीं, पहली बात तो ये कि अप्रैल में परीक्षा हो जानी चाहिए, तो अगर 1 साल तक परीक्षा ना हो, 2 साल के कोर्स में 3 साल लग जाएं, तो क्या आप इससे सामान्य बात मानेंगे? नहीं, अगर इतना लंबा टेन्योर है तो वो सामान्य बात तो नहीं होगी। और विगत समय में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस बार मेरा जरूर ये प्रयास रहेगा किसी भी हालत में कि हम बीसी महोदय का सहयोग करते हुए कि समय पे परीक्षा हुए, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, स्टूडेंटों में विश्वविद्यालय के प्रति कोई असंतोष नहीं रहे। ये इस बार हमारी नई कार्य परिषद में पूरा हमारा एक प्रयास रहेगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बार जो इंदौर की जनता को विगत समय में विश्वविद्यालय के बारे में देखने को और सोचने को मिला है, शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। ये हमारा विशेष प्रयास रहेगा। कुलपति जी से आपकी मुलाकात हुई है क्या? हाँ, कुलपति महोदय से मेरी एक सौजन्य भेंट अभी विगत समय में हुई है, और मिलने के बाद मैंने पाया है कि कुलपति महोदय बहुत सुलझे विचारों के, और साथ ही चूंकि 2 बड़े विश्वविद्यालय में वो कुलपति ऑलरेडी रह चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय कुलपति महोदय को हम लोग भी सहयोग करेंगे, और माननीय कुलपति महोदय जो विगत समय में इंदौर शहर को देखना पड़ा है वो अब नहीं देखना पड़ेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और कुलपति महोदय से मिलने के बाद मेरे को और ज्यादा विश्वास मेरा दृढ़ हुआ है। बड़े अच्छे शब्द कुलपति के बारे में नहीं कहे जाते। 9 साल में 11 कुलपति आए और गए। लोग ये कहने लगे कि इंदौर विश्वविद्यालय में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुलपति जी हाथी पर बैठकर आते हैं और एक 4 पांव वाले छोटे से प्राणी पर बैठकर चले जाते हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, इस बार आपको प्रकाश जी मेरा वादा है कि इस बार ये आपको नहीं रिपीट होगा। इस बार हमारे कुलपति जी आए हैं, पूरा समय करेंगे पूरा वो, और आपको बहुत अच्छी व्यवस्था देंगे इस इंदौर में, ये हमारा प्रयास रहेगा। और कुलपति जी की जो योग्यता
और जो उनका अनुभव है उसके आधार पर मैं ये बात आपको कह रहा हूँ आज। राज्य सरकार की निगाहों में इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बहुत उपेक्षित है, बहुत ही उपेक्षित है। 230 करोड़ से अधिक का खर्च है विश्वविद्यालय के संचालन में, लेकिन 5 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिलते। सारा पैसा छात्रों से, राज्य सरकार की मदद नहीं मिलने का कारण यह होता है कि विद्यार्थियों को ज्यादा फीस देनी पड़ती है। अधिकतर कोर्स विश्वविद्यालय में ऐसे करें जिससे फीस बहुत ज्यादा है, तो छात्रों पर बोझ पड़ता है। राज्य सरकार की ओर से कुछ करेंगे? हाँ, इस बार हम डालेंगे। हाँ, इस बार हमारा चूंकि पहली कार्य परिषद की बैठक अभी 26 जुलाई को होने वाली है, और चूंकि जो आप विषय बोल रहे हैं ये भी मैंने अभी जो कार्यसूची और आता है बजट के संबंध में भी थोड़ा पढ़ा है, देखा है, और ये विषय भी हमारा इस बार रहेगा कि बजट के संबंध में भी राज्य सरकार को हम अपनी ओर से ज्ञापन और वो चीजें देंगे जिससे कि प्रॉपर विश्वविद्यालय को अनुदान मिले, ताकि सारी सुविधाएं, सारे कार्य सुचारू रूप से चल सके। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पास एक जमीन थी जहां मेडिकल कॉलेज खोलना था। 2 बार उस मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास हो गया। अब ये सुनने में आ रहा है कि उस जगह को सरकार वापस ले रही है, तो ये विश्वविद्यालय के हित में तो बात नहीं है। आपका ध्यान है इस ओर? नहीं, अभी इस हेतु मेरे नॉलेज में ये बात आई नहीं है, क्योंकि मेरा भी अभी मनोनयन मात्र 15 दिन ही हुए हैं, और पहली जो हमारी कार्य परिषद की बैठक है उसमें बहुत सारे मुद्दे आएंगे, और चूंकि आपके माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ है तो इस मुद्दे को भी मैं बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखूंगा और इस विषय को उठाऊंगा कि विश्वविद्यालय की जो भूमि है वो विश्वविद्यालय के पास ही रहे और विश्वविद्यालय के कार्य में ही उसका उपयोग हो, ये ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि आज भले विश्वविद्यालय का विगत समय में थोड़ा सा कार्य के कारण, कार्यविधि के कारण कुछ कमी आई है, पर वास्तविकता यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आज इंदौर एजुकेशन हब के नाम से जाना जा रहा है। आज कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी आप अगर प्रकाश जी छोड़ दे तो उसके बाद आज हर स्टेट से बच्चे यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा रुक रहे हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय और हमारा इंदौर, इन दोनों में बहुत ज्यादा आज शिक्षा की अपॉर्चुनिटी है। इसलिए जो मेडिकल कॉलेज अगर जैसा आपका कहना है वो एक और बनता तो और अच्छी बात होगी हमारे लिए। ये रायकवाड़ जी, आप इतनी गतिविधियों में संलिप्त हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकालत आप करते हैं, तमाम बड़े बड़े लोगों के वकील आप हैं। धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी का केस हो, प्रियंका चोपड़ा का केस हो, गुड्डू धनोवा का केस हो, तमाम केस आप लड़ते हो। मुंबई के लोग आपको क्यों चुनते हैं अपना केस लड़ने के लिए? क्या मुंबई में वकीलों की कमी है? नहीं प्रकाश जी, ऐसा नहीं है, ये तो डिपेंड करता है। आजकल क्या है कि चूंकि वो केस कभी इंदौर में लगे हुए थे तो इंदौर में उन केसों को मैंने सफलतापूर्वक करा और उनको रिजल्ट भी उनके अनुरूप दिया, तो शायद मैं कंटिन्यू हो गया अपने संबंधों के कारण। तो आज इन लोगों के कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में केसेस होते हैं तो वो मुझे ही अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो वकालत प्रोफेशन में तो एक चीज होती है, जैसे किसी डॉक्टर की दवा एक बार लग जाती है तो जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो ऑलवेज उस डॉक्टर के पास ही जाता है। इसी प्रकार मेरा भी इनको ट्रीटमेंट समझ में आ गया है कि वकील साहब फिट है हमारे हिसाब से। तो कहीं भी होता है, सनी जी का हो चाहे धर्म जी का हो चाहे XYZ जितने भी मेरे सेलिब्रिटी जुड़े हैं वो मुझे ही याद करते हैं और मुझे उनके साथ काम करने में अच्छा भी लगता है। और डेरा सच्चा सौदा के भी आप वकील हैं? हाँ। संस्था क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। डेरा सच्चा सौदा एक सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक एक संस्था है जिसका हेड ऑफिस जो है अपना सिरसा हरियाणा में है, और संत गुरमीत बाबा राम रहीम सिंह उनका ये पूरा नाम है, जो कि इसके मेन महंत कह सकते हैं या सब कुछ है बाबा। और वो संस्था गरीबों को, पिछड़ों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने, इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में रत है। और काफी बड़ा इसके मध्य प्रदेश के बुधनी में भी इसके अपना आश्रम है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार के कार्यों में जुड़ी उनका ऑलमोस्ट जो लीगल वर्क होता है वो मैं ही करता हूँ। कैसे केस लगते हैं उनके खिलाफ आमतौर पर? आमतौर पर तो विगत समय में शायद आपने भी समाचार माध्यम से पढ़ा कि केस तो क्या होते हैं कि सिविल और क्रिमिनल हर नेचर के उनके ऊपर कुछ चल रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। जैसे मुलुंड की एक घटना हुई थी हमारे, तो उस समय बाबा के सुरक्षा गार्ड ने अचानक गोली चल गई जिसके कारण कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, तो वो केस चले। इसी प्रकार किसी ने एलिगेशन लगाया, चूंकि अब बाबा का इतना बड़ा कारवा है, इतने बड़े सोशल वर्कर हैं, तो
सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस लगना ये आम बात है, और कुछ ना कुछ केसेस लगते रहते हैं इस प्रकार के। नगर निगम के भी आप लीगल एडवाइजर हैं, तो क्या नगर निगम काम कर रहा है? वो तो बड़े गड़बड़ काम कर रहा है, तो आप सोचते क्यों नहीं कि जो काम ठीक नहीं हो रहे हैं वहां पे नगर निगम का पक्ष न लें? हाँ, नहीं, नगर निगम में मैं नगर निगम की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में उनका अधिवक्ता हूँ, और चूंकि क्या होता है कि एडवाइजर एक अलग ही विषय है और अधिवक्ता अलग विषय है, तो चूंकि मुझे इसलिए अपॉइंट किया गया है कि मैं नगर निगम के केस की माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करूं, तो मैं अपना काम करता हूं। अब रही बात जो एडवाइजर, जो इनके सलाहकार हैं, वो लोग इनको बता सकते हैं कि कैसा क्या करें, क्योंकि कार्य विभाजन में काफी अंतर हो जाता है। हाँ, पर अगर मुझसे अगर पूछा जाता है तो मैं जरूर उसमें। आमतौर पर आप सेलिब्रिटी के पक्ष में केस लड़ते हैं। हाँ जी। प्रियंका चोपड़ा, धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी, गुड्डू धनोवा, सनी देओल, सबके पक्ष में आपने, लेकिन MF हुसैन के खिलाफ आपने केस लड़ा, ऐसा क्यों? हाँ, वो एक इसका लालच था या कुछ आपकी नैतिकता अड़े आई या क्या? नहीं, वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा केस रहा है। जनरली यही हुआ कि मैं सेलिब्रिटी की ओर से ही हमेशा अपीयर हुआ हूँ, पर जहां तक MF हुसैन साहब वाला बात है, चूंकि अब तो चलो है नहीं वो इस दुनिया में, पर उस समय की ये बात है कि उस समय एक ऐसा उनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई थी जिसमें भारत माता की न्यूड पिक्चर दिखाई गई थी, और वो इतनी ज्यादा न्यूड थी, और उसमें इंगित किए गए थे बाकायदा कि ये मध्य प्रदेश है तो ये उत्तर प्रदेश है तो ऐसे एक महिला की फोटो बना के और उसको भारत के नक्शे पे दिखाना। और वो चीज जब एग्जीबिशन लगा के दिल्ली में गई और एग्जीबिशन में उस चीज को लोगों ने खरीदा, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे हर्ट हुआ। और मेरे मित्र हैं अजय सिंह नरूका, जो इंदौर नगर निगम में सामान्य प्रशासन और विधि के प्रभारी है, उनसे मेरी डिस्कस हुई कि मेरे को रायकवार जी एक पिटीशन लगाना है, और मेरे दिल से है कि इस प्रकार का एक भारत माता के, जो व्यक्ति को भारत माता हिंदुस्तान ने सम्मान दिया, प्यार दिया, और उसके बावजूद वो व्यक्ति उनकी एक न्यूड नग्न फिल्म बना रहा है, तो मैंने भी ये बात बोली कि नरूका जी, इसमें मैं भी जी जान से आपके साथ में हूं, क्योंकि इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। जिस देश में आप रह रहे हो, जो देश ने आपको सम्मान दिया, प्यार दिया, आप उसी के फ्लैग को, उसी के भारत माता को न्यूड तरीके से दर्शाओगे, तो मैं नहीं सोचता हूं कि इसके खिलाफ हमें आवाज नहीं उठाना चाहिए। और उसी तहत मैंने आवाज उठाई थी, और बाकायदा उसमें इनके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट भी इशू हुआ था, और हम लोगों की पिटीशन के बाद पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ में एक माहौल बना था। तो चूंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो देश पहले है, देश है तो हम है, और अगर आप जिस देश में रह रहे हैं, जो देश आपको मान दे रहा, सम्मान दे रहा, और इसके बाद आप उसी देश में उस देश के झंडे को, उस देश के प्रतीक को, उस देश के भारत माता को अगर किसी भी प्रकार करेंगे, तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर प्रकार का प्रयास करूंगा। कला प्रेमियों ने कहा कि कानूनी तरीके से आतंकित किया गया MF हुसैन को, देश छोड़ने को मजबूर किया गया। जिन लोगों ने केस लगाया था उन्हें कला की कोई बेसिक समझ नहीं, यह आरोप लगाया गया। नहीं, वो कला प्रेमियों का अपना मत हो सकता है, उनका अपना विचार हो सकता है, पर मेरे विचार में तो वो जो था कि भारत माता की अगर न्यूड फिल्म कोई भी बनाता है, तो मैं उसको कानूनन उसको न्यायालय तक जाऊंगा, और जो भी उचित सजा होगी वो न्यायालय का हमेशा नॉट क्वेश्चन ओनली के MF हुसैन, अन्य कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का करता है, तो मेरी ये प्रायोरिटी रहती है कि मैं इसको हमेशा उनके अगेंस्ट में न्याय व्यवस्था को रखते हुए प्रयास करूंगा। इसमें ये माझी मछुआ समाज के भी आप नेता हैं, तो इतने सारे काम कैसे करते हैं आप? अपने जाति समाज के भी नेता आप हो जाते हैं, वकालत कर लेते हैं, विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, और भी कई काम आप करते हैं, फिल्मों में भी आपने काम किया है। तो बताइए जरा, समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? और ये आपने फिल्म यमला पगला दीवाना में भी रोल किया था, तो यमला पगला दीवाना में बेसिकली क्या है कि अपने महेश्वर में उसका शूट चल रहा था, तो चूंकि जैसा कि आपने अभी बोला ही है कि धर्म जी, हेमा जी से आपके उनके केस भी लड़े हैं और पारिवारिक संबंध है, उसी तरह में हमारा वेकेशन चल रहा था हाईकोर्ट का, और महेश्वर में शूटिंग चल रहा था। तो धर्म जी ने बोला कि अरे बच्चे, तू भी तो इसमें कुछ कर सकता है। मैंने कहा साहब, मैंने तो कभी इसमें रोल किया नहीं है, पर अगर आपको लगता है तो मैं बिल्कुल हिम्मत करके कर लूंगा। तो मेरे को एक बिजनेसमैन का रोल उसमें धर्म जी ने दिलवाया था, जिसमें कि धर्म जी मारवाड़ी खरीदार रहते एक हवेली के, और बॉबी देओल हमारे कोऑर्डिनेटर वकील रहते हैं, और मैं एक सेठ रहता हूं जो हवेली
खरीदते हैं। तो कुल मिला के वो मेरे को चीट करके हवेली खरीद के ले जाते हैं और मुझे लगता है कि एक हवेली सस्ते में हो गई। इस प्रकार का मेरा एक उसमें किरदार रहा है और बड़ा अच्छा रहा, मेहनत बहुत करना पड़ी पर ठीक रहा है। और भी आप कोशिश करेंगे रोल पाने के लिए कहीं? नहीं, पाने के लिए तो नहीं, पर मेरे एक मित्र है अनिल शर्मा जी, उनकी आगामी एक फिल्म है सिंह साहब द ग्रेट, उसमें मैं वकील का रोल करूंगा और आपको दिखूंगा उसमें बाकायदा। जिन्होंने गदर बनाई थी, जिन्होंने गदर, अपने जी और वीर, हाँ, वो मेरे बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड और मित्र हैं। तो उन्होंने अभी बोला था मेरे को कि रायकवाड़ जी इस बार तैयार रहे और आपको एक वकील का रोल करना है, हाँ, थोड़ी बहुत पिटाई शिटाई भी हो जाए कहीं तो चिंता नहीं करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो रोल दे, फिर देखे आप। और ये आप राजनीति में कांग्रेस की राजनीति करते हैं, कोई पद वद पर रहे कांग्रेस में या केवल सिंपैथाइजर रहे? नहीं, मैं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और चूंकि मैं पूर्व में जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं विधि प्रकोष्ठ में महामंत्री पद पे रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग में मैं अध्यक्ष रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग एक विभाग होता है उसमें रहा हूँ। उस समय मैं 2 पदों पे रह के और काम किए हैं मैंने। जहाँ तक समाज की बात है तो माझी मछुआ समाज में मैं जब से सोचता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तब से समाज का बिगुल लेके आगे चल रहा हूँ। और क्योंकि हमारा माझी मछुआ समाज एक बड़ा ही गरीब समाज है और फिशरमैन कम्युनिटी है, बेसिकली ये कम्युनिटी नदी, तालाब और मछली संबंधी धंधों से रत होती है। हमारी एक लड़ाई है कि हम लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। उस दर्जे के लिए हम अभी तक प्रयासरत हैं और इन फ्यूचर हमें उम्मीद है कि हमें आदिवासी होने का एक दर्जा मिलेगा। महेश्वर चुनाव में तो काफी आपने काम किया है, क्योंकि वहाँ आपके समाज के काफी लोग सक्रिय थे, माझी मछुआ समाज के काफी वोटर भी वहाँ थे, तो इतना रिस्पांस आपको नहीं मिल पाया क्या वहाँ? वहाँ हमारे समाज का महेश्वर में काफी वोटर है और हमारे द्वारा प्रयास भी किया गया था कि वो वोट जो है वो कांग्रेस में पार्टी के लिए लाभकारी हो, पर चूंकि जनता है, जनता ने किसको कब कैसे क्या चुनना, आज की तारीख में एकदम भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है। वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वकालत चलती रहे, आपका अभिनय चलता रहे, आपके समाज सेवा के काम चलते रहे, यही शुभकामनाएं। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।